सेल्फ मेडिकेशन हमेशा ही नुकसानदेह होती है। फॉरहेड पेन है, किस वजह से है, माइग्रेन है तो इसकी क्या कैटेगरी है, कब से हो रहा है, हिस्ट्री कुछ नहीं है। हर मेडिसिन की डोज, वो कोई भी पेन किलर हो, वो आपकी बॉडी की हाइट और आपके बॉडी के वेट के अकॉर्डिंग जो है वो डॉक्टर डोज बनाता है। सेल्फ मेडिकेशन में क्या होता है, आपको सर दर्द हुई, आपने एक गोली पैनाडोल खा ली, या लोग 2 डेस्प्रिन लेते हैं, यस पानी में डाली, आधे कप में मिक्स किया और पी ली। सेल्फ मेडिकेशन में एक मेडिसिन जिसको हमेशा जो है वो सेफ समझा जाता है दुनिया भर में, वो है पैरासीटामोल। डॉक्टर को भी अपनी एज सही नहीं बताते, तो ये कितना नुकसानदेह हो सकता है। फीमेल का डॉक्टर्स को अपनी सही एज ना बताना अपने आप के साथ ज्यादती है। बिल्कुल। क्या आप छुपा रही हैं, क्या आप नहीं छुपा रही, क्या डॉक्टर को बता रही हैं, क्या बताना चाह रही हैं। एक अच्छा डॉक्टर वो है, वो आपके अंदर से सारी चीजें निकाल लेता है। सर दर्द, अब हेड कोई लोग ये समझते शायद ये भी माइग्रेन है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा नहीं होता। जो माइग्रेन है ना, वो आपके आधे सर का दर्द है, जिसको हम दर्द शिकिका भी कहते हैं। माइग्रेन के जो अटैक होते हैं वो हफ्ते में आपको 2-3 भी आ सकते हैं, महीने में एक आधा भी आ सकता है, साल में 2-4 दफा भी आ सकता है। वो वुमेन जो कारोबार करती हैं, कारोबार में लॉस, फिर उसके साथ फैमिली का प्रेशर। फैमिली जो है वो हमारे यहाँ फीमेल को एक उस तरह का कंफर्ट जोन नहीं देती जो कि एक मेल को देती है। आज के दौर में माइग्रेन जो है वो मैनेजेबल है और ये ट्रीटेबल डिजीज है, इसको ट्रीट किया जा सकता है। लेकिन ये उन लोगों के लिए ट्रीट नहीं होती जो प्रॉपर एक कंसल्टेंट के पास जाके अपनी बीमारी को डायग्नोज नहीं करवाते या उसका प्रॉपर इलाज नहीं करवाते। अस्सलाम वालेकुम, हेल्थ मैटर पॉडकास्ट के साथ मैं हूँ आपकी मेजबान हफ्सा खालिद। नाज़रीन, जैसे जैसे मौसम बदलता जा रहा है वैसे ही बच्चों में और बड़ों में भी हमें फ्लू का मसला बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। हर कोई छींकता हुआ नजर आ रहा है, किसी को जुकाम है, रनिंग नोज चल रही है। और इन सारे मसलों से किस तरह से बाहर निकलना है, सर्दियों में अपने आप को कैसे कवर करना है, तमाम बीमारियों से कैसे बचना है, इस हवाले से बात करने के लिए आज हमने स्टूडियो में इनवाइट किया है डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी, जो कि एक कंसल्टेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं और अपनी खिदमात इंडस हॉस्पिटल में सरंजाम दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम अफसर, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। तो डॉक्टर साहब, आप डेली बेसिस पे पेशेंट्स डेफिनेटली जो देखते होंगे, आजकल जैसे सर्दियां चल रही हैं और बारिशें भी नहीं हो रही हैं, फ्लू बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, बुखार काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। तो फ्लू से तो अक्सर देखा जाता है कि माएँ जो हैं वो देसी टोटकों का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं। सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि फ्लू, जिसको इन्फ्लुएंजा कहा जाता है, आप थोड़ा सा ज़रा हमें बताएं कि बेसिकली ये क्या होता है और इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। जी हफ्सा, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इनवाइट किया और आपने इस चैनल के थ्रू लोगों को अवेयर करने का एक मौका दिया। जैसे कि आपने फ्लू की बात की, और फ्लू बेसिकली वायरल इन्फेक्शन है। आज से अगर हम कोई 1 सदी पीछे चले जाएं तो जब स्टार्ट के अंदर ये फ्लू आया तो उस वक्त लोगों को ये समझ नहीं आती थी, जिस तरह आज से हम कोई 3-4 साल पीछे चले जाएं तो कोविड आया। तो बैक वक्त लोगों को ये पता नहीं चल रहा था कि अगर कोई वायरल इन्फेक्शन आता है तो इसका ट्रीटमेंट क्या है। इसी तरह जब फ्लू आया था तो उस वक्त भी कोई इसकी इस तरह की कोई सिम्प्टोमेटिकली जब चेंजिंग आई इंसानी बॉडी के ऊपर, तो लोगों के पास फौरी तौर पे उस वक्त ट्रीटमेंट का कोई हल नहीं था। तो इसी तरह रिसर्च बेस होती रही, फिर वो देखते रहे, फिर उसके बाद इसकी वैक्सीनेशन बनी और फिर बाकी चीजें सामने आ गई। आज के दौर के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पे फ्लू जो है वो बेसिकली उसको मुकम्मल ट्रीट करने का मुकम्मल जो प्रोसीजर है वो आज के दौर में मौजूद है। आप जैसे आपने इन्फ्लुएंजा वायरस की बात की, तो आज हम देखते हैं कि बदलते हुए मौसम के साथ लोगों में फ्लू का हो जाना, नाक बहना, रनी नोज हो जाना, नाक का बंद हो जाना, फॉरहेड के अंदर पेन रहना, आईज का बंद होना, या लोगों को ये फील होना कि उनसे बोलने में दिक्कत हो रही है या उनके गले के अंदर रेशा गिरता है। इन सारी चीजों को लोग फ्लू समझते हैं। जब हमारे क्लिनिकल ट्रायल के अंदर हम देखते हैं पेशेंट हमारे सामने बैठा होता है, बेसिकली एक ही होता है कि पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। अगर बच्चों में फ्लू का मसला है तो ट्रीटमेंट और है, बड़ों में है तो और है, प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर है तो और है, एल्डर्स के अंदर है तो और है। हम ये नहीं कह सकते कि एक ही फ्लू है और उसकी एक ही कैटेगरी है और आपने घर के अंदर जनाब एक फलां रेमेडी करनी है और सारा फ्लू ठीक हो जाएगा। फ्लू को हमने पहले उसको डायग्नोज करना है। डायग्नोज में क्या होता है कि जब हम पेशेंट को अपने क्लिनिकल ट्रायल में अपने सामने देखते हैं तो हम पेशेंट के गले का मुआयना भी करते हैं, उसकी नोज का मुआयना भी करते हैं। हमारा जो ये सामने वाला पोर्शन होता है, जो आपका अगर नोज की बात करें, फॉरहेड की बात करें या अपर लिप्स की बात करें, तो यहाँ पे अल्लाह ने सेंसर लगाए होते हैं जहां से आपकी वेंटिलेशन होती है और आपकी बॉडी प्रॉपरली उसको एक रिस्पॉन्ड करती है और फिर इस तरह का जो आपका सिस्टम है एक सर्कुलेशन का वो चलता रहता है। जब इंसान को फ्लू होता है तो वो जाहिर बात है कि उसका पूरा हिस्सा डैमेज होता है, नाक कान गला वो पकड़ा जाता है और फ्लू के साथ उसको बार बार टिश्यू यूज करना पड़ता है, रनी नोज की वजह से उसकी प्रॉब्लम होती है।
लोगों के सामने प्रेजेंट होने में प्रॉब्लम होती है, चलने फिरने में, बाकी सारे मामला में। तो फ्लू को देख के माएँ जो है ना, बच्चों की अगर फ्लू को देखें ना, वो बड़ी कॉन्शियस होती हैं कि वो बार बार बच्चों के कपड़ों के ऊपर या इस तरह की कैफियत होती है। अब बच्चों में फ्लू की हम बात कर लेते हैं। बच्चों में फ्लू होना किसी भी मौसम, गर्मी में हो, सर्दी में हो, बारिश हो, अंधेरी हो, गर्मी, जिस तरह का भी मौसम हो, बच्चों में फ्लू हर मौसम में हो सकता है। कुछ माएँ ये कहती हैं कि अब सर्दी तो है नहीं, फ्लू कैसे हो गया। तो गर्मी में भी फ्लू हो सकता है, नॉर्मल सीजन के अंदर भी फ्लू हो सकता है। तो चूंकि एक वायरल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन आपको किसी भी वजह से हो सकती है। अब जब बच्चों में होती है तो उसकी 3-4 काजेज होती है। एक तो ये होता है कि माएँ जो है जो फीडर यूज करवाती हैं, या वो माएँ जो ब्रेस्ट फीडिंग करवाती हैं। ब्रेस्ट फीड वाली माँ अगर वो अपने कपड़ों को प्रॉपर, उसकी हाइजीन का ख्याल नहीं रखती, या वो प्रॉपर जो है वो अपने कपड़ों को चेंज नहीं करती, या शावर जो है वो प्रॉपर नहीं देती और रेगुलर बेस के ऊपर अपने बच्चे को उसी तरह ब्रेस्ट फीडिंग करवाई जा रही है, तो उससे भी बच्चे का गले में प्रॉब्लम आ सकती है। बच्चे को वैसे कोई वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि माँ के कपड़ों के थ्रू भी हो सकता है। माँ खुद अगर बीमार है या माँ को खुद अगर कोई वायरल इन्फेक्शन है तो उसके थ्रू भी वो ट्रांसपोर्ट हो सकती है। अब हम ये बात करते हैं कि वो माएँ जो मदर फीड करवाती है, मदर फीड के अलावा वो ब्रेस्ट फीडिंग के अलावा फिर वो फीडर पे जाती है। अब फीडर वाली माँ ने एक फीडर दिया बच्चे को, बच्चे ने पिया, उसके बाद फीडर गई, रात को नीचे गिर गया, नीचे से उठाया, फिर उसको प्रॉपर वॉश ना किया और उसी तरह दोबारा उसमें नया दूध दे दिया। फिर दूध को गर्म ठंडा देखा कि आपने अपने कंफर्ट जोन से निकलने की बजाय आपने सोचा जो पड़ा वैसे ही दे दें। तो ये काजेज होती हैं बच्चों के अंदर गले का इन्फेक्शन होना, बलगम होना और फ्लू होना। अब हम आ जाते हैं बड़ों के ऊपर। बड़े चूंकि ट्रेवल करते हैं, अगर वो बाइक ट्रेवल हैं, साइकिलिंग करते हैं, या वो लेबर का काम करते हैं, या किसी फसलों में काम करते हैं, फॉर्मर है या कोई आपका फॉर्मर है, किसान है, या किसी भी तरह का काम करते हैं, तो उसको चूंकि बाहर हम देखें तो पॉल्यूशन बहुत ज्यादा, जैसे सर्दियां शुरू होती हैं तो आप देखती हैं स्मोक है, स्मोक के बाद धुंध आती है, धुंध के बाद फिर ये धुआं, पॉल्यूशन इस कदर है कि अगर हम बात करें एक बड़े शहरों की, पाकिस्तान की, बगैर नाम लिए, तो हम देखते हैं कई शहरों में पॉल्यूशन का रेट जो है वो दुनिया के टॉप ऑफ 3 में आता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो ये काजेज बनती हैं आपको फ्लू होने की, नाक के बंद होने की, नाक की हड्डी बढ़ने की, रनी नोज होने की, या नाक के ड्राइनेस होने की वजह से आपको फ्लू होने की। ये तो मैंने वो काजेज बता दी, जो सिम्टम, जो अलामतें होती हैं। अब हम इस पे बात करते हैं, जैसे आपने कहा कि इन्फ्लुएंजा वायरस था, कुछ सदियों पहले आया, फिर उसका ट्रीटमेंट आ गया। आपकी इम्यूनिटी को हमने बूस्ट अप करना होता है, जिसको हम कुव्वत आपकी जिस्म के अंदर दिफाई निजाम कहते हैं, मुदाफती सिस्टम कहते हैं। ये एक ऐसी फौज होती है जो अल्लाह ने दर बदर आपकी बॉडी के अंदर उतारी होती है। जब भी कोई फॉरेन बॉडी, वो पॉल्यूशन के जरिए, वो वेदर चेंज की वजह से, या किसी भी तरह वो आपकी बॉडी पे अटैक करती है, तो जो अंदर आपकी एक फौज अल्लाह ने उतारी होती है, जिसको इम्यूनिटी कहते हैं, इम्यून सिस्टम कहते हैं, या मुदाफती सिस्टम कहते हैं, या कुव्वत मुदाफत कहते हैं, वो रिस्पॉन्ड करती है उसके खिलाफ, उसको भगाती है। लेकिन अगर वो आपकी इम्यूनिटी वीक है, कमजोर है, तो फॉरेन बॉडी जो वायरस है वो आपके ऊपर अटैक कर देती है, आप बीमार हो जाते हैं। इसी तरह हवा ने अटैक किया, गर्मी सर्दी ने अटैक किया, ठंडक और फिर हॉटनेस ने अटैक किया, या बाहर से धुएं ने, डस्ट ने, इस तरह का अटैक हुआ तो आपको फ्लू हो गया। अब वो रिस्पॉन्ड चूंकि बॉडी ने प्रॉपर नहीं किया तो आपको फ्लू हो गया। और फ्लू जो है वो उसकी, अब एक मैंने जैसे टाइप बता दी आपको। अब लोग कुछ आते हैं क्रोनिक फ्लू के साथ, वो कहते हैं मुझे हर साल इस मौसम में फ्लू होता है। बिल्कुल। कुछ लोग आते हैं वो कहते हैं मुझे कभी हुआ नहीं, लेकिन आज पहली दफा इस दफा हो गया। तो हम फिर क्या करते हैं कि उनको वैक्सीनेशन की तरफ, जिसको फ्लू शॉट्स कहते हैं। अब जब फ्लू आपको वैक्सीनेशन लगती है तो लोग फिर हमसे अगला सवाल करते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर साहब ये मैंने लगवा लिया, अब क्या पूरी लाइफ मुझे कभी फ्लू नहीं होगा? तो हम उससे कहते हैं नहीं, ये आपने लगाई, हर साल आपको ये फ्लू वैक्सीनेशन करानी पड़ेगी, ताकि आपकी इम्यूनिटी डेवलप हो और फ्लू जैसा जो मसला है उससे आपकी जांच हो। राइट। अच्छा, इसके अलावा भी जैसे फ्लू शॉट्स का आपने बता दिया, जी ट्रीटमेंट आ गया, एडवांस हो चुका है सब कुछ, घर में बैठे बैठे भी क्या फ्लू का जो इलाज है वो किया जा सकता है? जैसे लोग कहवा बनाकर बहुत पीते हैं, गर्म मसालों का इस्तेमाल किया जाता है, तो इस तरह की भी कोई रेमेडीज को फॉलो करके हम फ्लू का इलाज घर बैठे बैठे कर सकते हैं? जी हफ्सा, आपने बड़ा जबरदस्त सवाल किया, क्योंकि होम रेमेडीज जो होती है ना, ये जरूरी इसलिए होती हैं कि जब भी किसी बंदे को कोई प्रॉब्लम आती है तो वो ऐसे तो नहीं होता कि जी अभी उसको पता चलेगा कि मुझे रात 2 बजे फ्लू होगा, 3 बजे, किसी भी वक्त हो सकता है। उस वक्त आपकी जो है वो अपॉइंटमेंट किसी कंसल्टेशन के पास या किसी कंसल्टेंट के पास आप जाना चाह रहे हैं, जीपी के पास या किसी फिजिशियन के पास, वो अवेलेबल है या नहीं है। फौरी तौर पे आपको एक प्रॉब्लम आ गई तो अब आपने होम रेमेडी के तौर पे क्या करना होता है। अगर मेल है, बड़ी उम्र में है, तो उसको चाहिए वो ब्लैक कॉफी का यूज करे, ग्रीन टी का इस्तेमाल करे, लेमन ग्रास कावे का इस्तेमाल करे, जोहर जोशांदे का इस्तेमाल कर सकता है, या नीम गर्म पानी के अंदर हनी का इस्तेमाल करके भी वो फ्लू से अपनी आपकी रिकवरी की तरफ जा सकता है।
अब अगर ये सारे प्रोसेस करने के बावजूद भी आपका फ्लू ठीक नहीं हो रहा, तो फिर आपको कंसल्टेशन लेनी है, सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी। बिल्कुल। अब यही मसला अगर बच्चों में हो तो बच्चों की फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने प्रिवेंशन करनी है। मसलन अगर आपको पता, माँ को पता है कि ये मदर फीड पे है और इसको ये इस तरह के मसाइल हो रहे हैं, तो माँ अपने आप को प्रॉपर वॉश आउट करे, बच्चे को वॉश करे प्रॉपर। इसी तरह अगर वो फीडर पे है तो फीडर की प्रॉपर वॉशिंग करे, उसको स्टरलाइज करे, नीम गर्म पानी से धोए और जो दूध उसको दे रही है वो नॉर्मल टेम्परेचर पे दे, वो ठीक हो जाएगा। अब घरों में बच्चे चूंकि छोटे होते हैं तो वो लाडले भी होते हैं और ज्वाइंट फैमिली सिस्टम भी होते हैं। वहां पे मामू, चाचा, ताया कोई भी आता है वो बच्चे को हाथ लगाता है। इसी तरह आंटियां आती हैं, वो हाथ लगाती हैं, वो बाहर से आई, उन्होंने हैंड वॉश किए नहीं किए, तो उन्होंने वायरल जो है ना वो ट्रांसफर कर दिया, बच्चे को किस किया या बच्चे को हाथ लगाया या बच्चे को प्यार किया, तो इस सूरत में भी उनको फ्लू हो सकता है। तो इससे भी अवॉइड करें। लिहाजा जो भी आपके घर के अंदर मेहमान आता है उसे कहें कि अपने हैंड को वॉश आउट करे ताकि बच्चों को फ्लू से बचाया जा सके। राइट। अच्छा, घरों में एक कॉमन मसला भी देखा जाता है, खाली घरों में ही नहीं, हम जाहिर है जॉब्स करते हैं, बाहर जाते हैं, तो हर वक्त अब तो देखा जाता है कि नौजवान जितने भी हमारे हैं उनके सर में दर्द रहता है। ठीक है। अब उस सर दर्द को हर कोई माइग्रेन का नाम दे देता है जी कि मुझे तो माइग्रेन हो गया है। ठीक है। तो पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि माइग्रेन में और नॉर्मल हेडेक में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है। अच्छा हफ्सा, आपने टॉपिक आज इतने इंटरेस्टेड और यूनिक किस्म के ढूंढे हुए हैं कि मुझे ये लगता है कि ऑडियंस को इसकी जरूरत भी है। जैसे आपने हेडेक की बात की, बच्चों में अगर ये हेडेक हो सुबह के टाइम 7 बजे से 9 बजे के दरमियान, तो ये होता है स्कूल गोइंग हेडेक, कि बच्चा जो है ना वो स्कूल जाना नहीं चाह रहा और वो कह रहा है कि मुझे जो है ना सर दर्द है, मेरा सर जकड़ा हुआ है, पकड़ा हुआ है। इसी तरह टीनेजर्स की बात करें, यूनिवर्सिटी गोइंग लड़कियां लड़के जो भी हैं, जब उनका कोई एग्जाम सर के ऊपर हो, उनकी तैयारी ना हो, तो वो फिर माँ बाप के साथ इस तरह का बहाना बना के एक हेडेक तो ये हो गया। ये होता है फंक्शनल किस्म का कि आपको वक्ती तौर पे हुआ 9, 10, 11 बजे के बाद, आपने कहा मैंने चाय भी, मैं ठीक हो गया। अब एक हेडेक है जिसको हम मेडिकली देखते हैं और उसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट भी करते हैं। मेडिकली बच्चा तो नहीं बता सकता कि मुझे हेडेक है, लेकिन ये टीनेजर्स के अंदर, एल्डर्स के अंदर, इसी तरह यंगस्टर फीमेल के अंदर और फिर यंगस्टर मेल के अंदर इस तरह की कैफियत होती है। अब हम ये देखते हैं कि हेडेक सम टाइम जब मरीज हमारे क्लिनिकल ट्रायल में या हमारे साथ किसी भी तरह से वो कन्वर्सेशन में आता है तो वो ये बताता है कि मेरा सर दर्द रहता है। अब हम उससे ये पूछते हैं कि सर दर्द कहाँ से स्टार्ट होता है, आपको कहाँ से फीलिंग आती है। अब वो अगर ये कहता है मेरा यहाँ पे दर्द है, उसने ऐसे ही हाथ रखा कि फोरहेड के ऊपर, कि मेरे जो है ये वाले पोर्शन के ऊपर सिर्फ दर्द है, राइट नहीं है, लेफ्ट नहीं है, अपर नहीं है और बैक साइड पे नहीं है। तो अब हम ये देखते हैं कि ये हेडेक कब शुरू हुआ था, कब से खत्म होगा, या कभी कभी होता है या आपको रेगुलर अटैक आते रहते हैं। अगर तो ये नॉर्मली हुआ, वो सिर्फ ये कह रहा है कि मेरे यहाँ पे बस दर्द है और आज ही हुआ, या कभी एक बार हो जाता है 2, 4, 6 महीने बाद, तो फिर हम क्या करते हैं, सिंपल पैरासीटामोल को देते हैं। सम टाइम होता है कि उसकी बॉडी के अंदर टेम्परेचर डेवलप हो रहा होता है, या कोई चीज उसने ऐसी खा ली होती है जो उसका स्टोमिक जो है प्रॉपर उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा, या इसकी तीसरी कैफियत ये होती है कि वो लोग जो आयरन डेफिशिएंट है, मेल हो या फीमेल हो, उनके ऑप्टिकल नर्व जो आंखों के पट्टे कमजोर होने की वजह से भी उनके फोरहेड के अंदर दर्द रह सकता है। अब इससे अगर हम आगे हेडेक से जब आगे आप जाएंगी तो मैं उसको मजीद एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन चूंकि हेडेक जो है ना इसकी टाइप्स यही है कि अगर फ्रंट पे हो रहा है तो अब हम इसको होम रेमेडी के तौर पे कैसे ट्रीट करते हैं। होम रेमेडी के तौर पे जब हम देखते हैं कि इसको फोरहेड के अंदर पेन फील हो रहा है तो हम उसको कहते हैं एक बॉयल एग का इस्तेमाल कर लें। बॉयल एग लेने के उसके ऊपर कोई नमक का छिड़काव ना करें, काली मिर्च का छिड़काव ना करें, सादा बॉयल एग लें और विद योग कंप्लीट एग लें और फिर पानी का भरपूर इस्तेमाल करें, कैल्शियम का इस्तेमाल, वेजिटेबल और फ्रूट्स का इस्तेमाल करके नॉर्मल टेम्परेचर में रह के आप अपनी हेडेक को खत्म कर सकते हैं। राइट। अच्छा, माइग्रेन के हवाले से मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कहा जाता है कि माइग्रेन आधे सर का दर्द जिसको कहा जाता है, और ये अब बहुत कॉमन मसला चल रहा है यंगस्टर्स में भी और एजेड लोगों में भी। तो इसकी क्या वजूहात होती हैं? ये इनहेरिटेड होता है या कभी भी किसी को भी हो सकता है? जी हफ्सा, जो माइग्रेन की अगर हम बात करें तो इसको अगर आप ये कहें कि ये मदर ऑफ डिजीज है, जैसे हम ये कहते थे ना कि कॉन्स्टिपेशन इज द मदर ऑफ डिजीज, कब्ज जो है ना ये बीमारियों की माँ है। आज के दौर में अगर हम टीनेजर्स की बात करें, हाउस वाइफ की बात करें, या हम प्रोफेशनल लेडीज की बात करें जो ऑफिस में काम करती हैं या बिजनेस करती हैं, तो उनके अंदर ये चीज माइग्रेन नामी जो एक दर्द है सर का, ये उनके लिए दर्द सर बना होता है। अब वो ये समझती हैं कि माइग्रेन को पहले तो डिफाइन हम कर लेना कि जैसे आपने पहले पूछा, प्रीवियस आपका जो क्वेश्चन था वो ये था कि हेडेक, सर दर्द। अब हेडेक हुई लोग ये समझते शायद ये भी माइग्रेन है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा नहीं होता।
जो माइग्रेन है ना, वो आपके आधे सर का दर्द है, जिसको हम दर्द शिकिका भी कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आधे सर का दर्द भी वो है कि जो आपकी राइट लेफ्ट किसी भी साइड पे हो, लेकिन आधे सर में हो और आपकी आंख को भी बीच में वो लपेटे और आपके कान तक इस साइड को जाम कर दे, या वो आपको बोलने की कैफियत ना छोड़े आपकी, और या इस तरह के उसके साथ आपको नौजिया हो, वॉमिटिंग हो, ये है माइग्रेन की अलामत, पहली अलामत। माइग्रेन के जो अटैक होते हैं वो हफ्ते में आपको 2-3 भी आ सकते हैं, महीने में एक आधा भी आ सकता है, साल में 2-4 दफा भी आ सकता है। कंटिन्यू माइग्रेन का अटैक आपको नहीं रहता कि दर्द हो रहा है और कंटिन्यूसली हो रहा है। उसका एक अटैक आएगा, वो 72 आवर्स रहे, 24 आवर्स रहे, या वो 3 से 5 दिन रहे, उसके बाद वो रिवर्स हो जाएगा, फिर आप नॉर्मल लाइफ में चले जाएंगे। अब आपने ये पूछा है कि काजेज ऑफ माइग्रेन क्या है, कि माइग्रेन यानी आधे सर का दर्द, दर्द शकीका, इसकी वजूहत क्या है। अब हम इसके ऊपर बात करते हैं। इसकी अगर हम कॉमन जो डायग्नोस्टिक है या हम कॉमन काजेज के ऊपर बात करें, तो ज्यादातर वो फीमेल जिनके रिलेशन में ब्रेकअप है या उनकी लाइफ के अंदर किसी ने उसको सब्ज बाग दिखाया, उस सब्ज बाग दिखा के लाइफ का कुछ हिस्सा उन्होंने उसके ऊपर स्पेंड किया, डिपेंड किया, या उसके साथ चली। अब उसके बाद जाके उस बंदे ने ब्रेकअप किया, अपने रिलेशन को खत्म किया, या उनको मिसगाइड किया, या उनको गलत यूज किया, इसका जो एक प्रेशर उनके माइंड पे जो छोड़ गया, वो बार बार जब भी उनको याद आएगा वो डिप्रेसिव मूड में ले जाएगा और वो माइग्रेन का अटैक जो है वो उनको बार बार करवा सकता है। इसी तरह बिजनेस के अंदर बिजनेस वोमेन, क्योंकि मैं वोमेन की बात इसलिए कर रहा हूँ कि इस पेन में ज्यादातर सफर जो है वो 75 to 80% फीमेल करती है। ओके। 20% मेल मेरे क्लिनिकल ट्रायल में आज तक रिपोर्ट हुए हैं कि माइग्रेन के साथ, वरना 75 to 80% फीमेल, यंगस्टर, टीनेजर्स, यूनिवर्सिटी गोइंग, हॉस्टलाइज, ये होती हैं। हमारी अपनी डॉक्टर्स भी फीमेल, जितनी भी हमारी गायनोकोलॉजिस्ट हैं, उनको आप ज्यादातर देखेंगे कि वो आपको माइग्रेन में नजर आएंगी, क्योंकि एक तो उनका वर्क लोड ज्यादा होने की वजह से, और फिर प्रोफेशनल लाइफ के अंदर जब हम पीजीआर की बात करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट रेजिडेंस, उसमें ये होता है कि वार्ड के अंदर 24 आवर ड्यूटी की, आपकी नींद पूरी नहीं हुई, खाना पूरा नहीं हुआ, तो इसमें भी एक ये होता है कि आपको माइग्रेन का अटैक हो सकता है। अब हमने बिजनेसमैन वोमेन की बात की, वो वोमेन जो कारोबार करती हैं, कारोबार में लॉस, फिर उसके साथ फैमिली का प्रेशर। फैमिली जो है वो हमारे यहाँ फीमेल को एक उस तरह का कंफर्ट जोन नहीं देती जो कि एक मेल को देती है। एक ही घर के अगर 2 बंदे काम कर रहे हैं, बेटी और बेटा दोनों करें, तो माँ बाप की ज्यादातर सपोर्ट, अगर हम 70% लोगों की बात करें, 30% को निकाल देते हैं, कुछ 30% ऐसे भी हैं जो सिर्फ अपनी बेटियों को ज्यादा सपोर्ट करते हैं, बेटों को इतना नहीं करते। यहाँ पे जब दोनों इक्वल बिजनेस स्टार्ट करें तो 70% लोग जो है वो बेटे को प्रेफर करते हैं और 30% जो है ना वो बेटी को करते हैं। बिल्कुल। अगर कोई लॉस आ गया तो वो सारे उसका मजाक उड़ाएंगे कि आपको हमने कहा तो तुम नहीं कर सकती, लेकिन तुमने किया, अब तुम जो है वो माइग्रेन और लेके बैठ गई हो। तो ये भी एक काजेज होती है। यूनिवर्सिटी गोइंग में अगर उनके सेमेस्टर का कोई इशू है, पेपर्स का कोई इशू है, या उनकी वहां पे अनकंफर्ट जोन है, या उनका रेजिडेंशियल एरिया ठीक नहीं है, या माहौल वहां का ठीक नहीं है, तो ये भी एक काज बनती है माइग्रेन की। अब जो ज्यादातर केसेस हैं, जैसे मैंने आपको बताया, रिलेशन में ब्रेकअप हो जाना या आपकी एक्सपेक्टेशन का टूट जाना, आपने किसी के साथ एक्सपेक्टेशन की एक हाइट बना ली और वो आपको वैसा रिजल्ट नहीं मिला और उसको लेके आपने अपने माइंड के ऊपर एक तरह का डिप्रेशन डाल दिया और वो बार बार आपको माइग्रेन के अटैक करवाता है। आज 2025 में बैठे हुए अगर हम बात कर रहे हैं, तो इससे अगर 5-10 साल पीछे चले जाएंगे तो ये कहा जाता था कि माइग्रेन का कोई इलाज नहीं है। आज के दौर में माइग्रेन जो है वो मैनेजेबल है और ये ट्रीटेबल डिजीज है, इसको ट्रीट किया जा सकता है, लेकिन ये उन लोगों के लिए ट्रीट नहीं होती जो प्रॉपर एक कंसल्टेंट के पास जाके अपनी बीमारी को डायग्नोज नहीं करवाते या उसका प्रॉपर इलाज नहीं करवाते। अगर आप प्रॉपर कंसल्टेंट के पास पहुंच जाएं, वो इसकी डायग्नोज कर ले, लैब इन्वेस्टिगेशन कर ले, आपकी हिस्ट्री को मेंटेन कर ले, तो माइग्रेन, दर्द सर, आधे सर का दर्द जो है वो मैनेजेबल है, ट्रीटेबल है, रिकवरेबल है। राइट, मतलब इसकी कोई होम रेमेडी नहीं है। होम रेमेडी पे भी हम बात करते हैं। होम रेमेडी में जब आपको माइग्रेन का अटैक आ गया, जैसे मैंने आपको बताया, आधे सर का दर्द हो, आंख को लपेट में ले ले या वोमिट की कैफियत हो, तो होम रेमेडी के तौर पे आपने क्या करना होता है, आप कोई कावे अरक उसको नहीं दे सकते, आपने उसको रेस्ट देनी है। ओके। एंजाइटी फ्री करना है, वो मेल हो या फीमेल हो, वो उसको आधे सर का दर्द है, वोमिट की कैफियत है, आंख उसकी लपेट में है, आधा सर पूरा दर्द में जा रहा है, तो आपने उसको रेस्ट देनी है। उसको कहेंगे प्रॉपर सो जाओ, लाइट्स बंद करो, उसको अकेला छोड़ दो, कुछ टाइम जो है वो उसको रिकवर होने दें, 2 से 4 घंटे। ये उसको फोर्स ना करें कि तुम दूध पी लो, तुम जूस पी लो, माएँ दलिया बना के ले आती हैं, इसने खाया, क्योंकि वो खाएगा उसको वोमिट आ जाएगी, उसका दर्द और बढ़ जाएगा। अगर वो थोड़ा सा रिलैक्स होगा, खाली पेट होगी,
तो वो थोड़ी देर जो है वो रेस्ट करेगी 3 से 4 आवर्स, तो उसको काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। और उसके साथ जितनी भी आपकी एंटी माइग्रेन की मेडिसिन होती हैं वो आपके पास हमेशा होनी चाहिए उन लोगों के पास जिनको माइग्रेन का मसला होता है। जब भी हो वो फौरी तौर पे अपनी डोज को कैरी करें। राइट। अच्छा, सेल्फ मेडिकेशन के हवाले से मैं बात आपसे करना चाहूँगी। बहुत सारे लोगों को आदत होती है, सर में दर्द हो जाए पेन किलर्स खा लेते हैं, कोई भी मसला हो पेन किलर्स खानी है जी, ये नहीं देखना वजह क्या है, उसकी जड़ तक नहीं जाना। तो सेल्फ मेडिकेशन कितनी हार्मफुल हो सकती है हमारे लिए? हफ्सा, सेल्फ मेडिकेशन हमेशा ही नुकसानदेह होती है। उसकी मैं एग्जांपल आपको ऐसे देता हूँ कि सेल्फ मेडिकेशन जो है, आपको कोई दर्द हुआ, जैसे मैंने आपको बताया, आपको डायग्नोज तो नहीं है ना कि दर्द क्या है, डिप्रेसिव पेन है, फॉरहेड पेन है, किस वजह से है, माइग्रेन है तो इसकी क्या कैटेगरी है, कब से हो रहा है, हिस्ट्री कुछ नहीं है। आप गए, आपने किसी भी फार्मेसी के ऊपर चले गए या किसी छोटी मोटी जगह पे गए, आपने सेल्फ मेडिकेशन के लिए 2-3 डोज ले ली। हर मेडिसिन की डोज, वो कोई भी पेन किलर हो, वो आपकी बॉडी की हाइट और आपके बॉडी के वेट के अकॉर्डिंग जो है वो डॉक्टर डोज बनाता है। बिल्कुल। कि आपको कितने मिलीग्राम जो है वो टैबलेट चाहिए और कितने कितने घंटों के वक्फे से आपने उस डोज को लेना है, तो आपकी बीमारी ने रिकवर होना। सेल्फ मेडिकेशन में क्या होता है, आपको सर दर्द हुई, आपने 1 गोली पैनाडोल खा ली, या लोग 2 डेस्प्रिन लेते हैं, yes. पानी में डाली, आधे कप में मिक्स किया और पी ली। अब देखें, आपने डेस्प्रिन ली, उसमें एस्प्रिन है और वो आपके खून को पतला करती है। अब आपको हो सकता जरूरत ना हो, उस वक्त क्लॉट नहीं है आपकी बॉडी में, या आपको सर दर्द की उस दवाई की जरूरत नहीं, आपने ले ली, वो आपके स्टोमक को डिस्टर्ब कर देगी। इसी तरह पेन किलर का बेदरेक इस्तेमाल, गैर जरूरी तौर पे इस्तेमाल, और सेल्फ मेडिकेशन वो आपकी किडनी को इफेक्ट करती है, वो आपके लिवर को इफेक्ट करती है, यानी आपके गुर्दे और आपके जिगर को इफेक्ट कर देगी आपकी सेल्फ मेडिकेशन, वो किसी भी तरह की पेन किलर्स हो। राइट। अच्छा, पेन किलर्स वैसे तो जैसे मैंने आपको बताया कि लोगों ने अपने घर में रखी होती है, कैंडीज की तरह खा रहे होते हैं कि सर दर्द है जी खा लो, दिन में जितनी 2 टाइम 3 टाइम खाने की तरह खाई जाती हैं। तो सेल्फ मेडिकेशन की भी कोई एक लिमिट तो होगी ना, जैसे अगर आपके सर में आज दर्द हो रहा है तो आप एक टाइम ले लें, अगर कल दोबारा हो रहा है तो फिर आप कितनी मिकदार में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं कि आपको नुकसान ना पहुंचाए? अच्छा, सेल्फ मेडिकेशन में एक मेडिसिन जिसको हमेशा जो है वो सेफ समझा जाता है दुनिया भर में, वो है पैरासीटामोल। पैरासीटामोल की जो एक टैबलेट होती है उसमें 500 mg होता है। जब हम वैसे रिटर्न लिख के देना किसी को पैरासीटामोल 500 mg, तो वो प्रिस्क्रिप्शन पढ़ के डॉक्टर साहब 500 mg मैं तो इतनी हैवी नहीं ले सकती। तो हम कहते हैं आप पहले कौन सी लेती थी? कहती पैनाडोल की सादा गोली। हमने कहा उसमें पढ़े क्या है? जब वो पढ़ती है तो वो भी 500 mg होती है। तो आपकी बॉडी के वेट और हाइट के हिसाब से आपका डॉक्टर डिसाइड करता है। जब वो आपको फिजिकली देखता है, वो देखता है कि अब इसकी बॉडी कितनी है, हाइट कितनी है, अब इसको जरूरत कितनी। लेकिन चूंकि अगर आप घर में हैं और आपको ये फील हो रहा है कि मेरी बॉडी में पेन है, हेडेक है, ये जॉइंट पेन है, या बॉडी वैसी थकावट का शिकार है, तो ऐसी सूरत हाल में आप जो पैरासीटामोल की 500 mg वाली जो डोज होती है उसको आप 3 टाइम ले सकते हैं। यानी 8 घंटे के बाद आपने एक ली, फिर आप 8 घंटे के बाद दूसरी लेंगे, फिर आप 8 घंटे के बाद तीसरी लेंगे। अगर आपको लगता है 2 से 3 डोजें आपने ली हैं और आपकी बॉडी का वो पेन रिलीज नहीं हो रहा, इसके अलावा कोई फार्मूला आपके लिए सेल्फ मेडिकेशन के तौर पे सेफ नहीं होता। आपने अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना होता है, उससे आपने कंसल्टेशन के बाद बाकी पेन किलर्स लेनी होती हैं। अब जैसे पेन किलर्स की आपने बात की, तो हमारे यहाँ जो शॉप्स होती हैं, पान शॉप्स, छोटे मोटे जो किराना स्टोर, जितने भी ये खोखे आपके लगे होते हैं, इनके ऊपर आपको ब्रूफन भी अवेलेबल होती है, पोनस्टान भी अवेलेबल होती है, पैनाडोल भी अवेलेबल होती है, और लोग इसको गोलियों टाफियों की तरह लेते हैं और खाते हैं। ब्रूफन की अब 200 mg की डोज भी होती है, 400 की भी होती है, 600 की भी होती है। अब वो डॉक्टर डिपेंड करता है कि इस मरीज को इस वक्त जो ब्रूफन है वो 200 मिलीग्राम चाहिए, 400 चाहिए या 600 चाहिए, या 600 से भी ज्यादा चाहिए, तो उसको कितनी डोज के अंदर आपने डिवाइड करना। तो इसलिए वो आपके लिए सेफ मेडिकेशन नहीं है। सिर्फ पैनाडोल आप ले सकते हैं, वक्ती तौर पे लेके फौरी तौर पे कंसल्ट करें, वरना अगर ये भी जरूरत से ज्यादा लेंगे तो मे भी हो सकता है आपकी बॉडी में कोई और सिम्टम्स हो, आप उसको दबा रहे हो पैनाडोल के जरिए, और वो जवान होके बाहर आ जाए, फिर आपको एक लंबे प्रोसेस में गुजरना पड़े। अच्छा, आपने अभी बात की कि एज वेट को देखकर मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है, पर अमूमन हमारी जो खवातीन है उनका तो कुछ अल्लाह ही हाफिज है, वो डॉक्टर को भी अपनी एज सही नहीं बताते, तो ये कितना नुकसानदेह हो सकता है? अच्छा, एक तो ये कि फीमेल का डॉक्टर्स को अपनी सही एज ना बताना अपने आप के साथ ज्यादती है। बिल्कुल। क्योंकि देखिए, जैसे मैंने आपको कहा, आपकी एज, हाइट और आपका वेट, ये तीनों चीजें देख के डॉक्टर उसके मुताबिक देखता है कि कितने mg पर kg के हिसाब से आपकी बॉडी की डोज बनेगी। अब मेरे अपने क्लिनिकल ट्रायल में कुछ ऐसी फीमेल्स आती हैं, मैं कहता हूँ कि आपकी कितनी उम्र है,
कहती जी मेरी है 40 साल, तो उसके साथ जो बेटी होती मैं कहता हूँ आपकी कितनी है, वो कहती मेरी 25, या वो कहती मैं 28 साल की हूँ, तो मैं कहता हूँ आपकी कब शादी हुई थी, कि ये जो आपकी बेटी कह रही मेरी 28 है और मम्मा कह रही मेरी 40 है, तो 12 साल की उम्र में शादी होगी। तो इस तरह के लोग बताती हैं गलत हमें, लेकिन हम बीइंग अ क्लिनिशियन प्रैक्टिशनर, जब मेरे सामने कोई पेशेंट होता है तो हमारी नज़र पता कर लेती है कि इस मरीज की एज क्या है, इसका बॉडी मास क्या है, इसका बॉडी वेट क्या है, वे ऑफ टॉकिंग क्या है, ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करती है, अब हमने इसको किस तरह ट्रीट करना है। डॉक्टर जो होता है ना, वो सिर्फ ये नहीं देखता कि इसको बीमारी क्या है, वो आपकी हिस्ट्री को भी देखता है, और उसके साथ वो आपकी साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कर रहा होता है, वो आपकी बॉडी की जो आपका लैंग्वेज स्टाइल होता है उसको भी देख रहा होता है, और क्या आप छुपा रही हैं, क्या आप नहीं छुपा रही, क्या डॉक्टर को बता रही हैं, क्या बताना चाह रही हैं। एक अच्छा डॉक्टर वो है, वो आपके अंदर से सारी चीजें निकाल लेता है। राइट चलें जी खवातीन, आप लोगों के लिए यही मैसेज है कि डॉक्टर को एटलीस्ट अपनी एज सही बताया करें, वरना आपको खुद नुकसान होगा। अच्छा, डायबिटीज के हवाले से मैं आपसे अब कुछ बात करना चाहूंगी। डायबिटीज तो हमें ऐसा लगता है कि शुगर पाकिस्तान की कौमी बीमारी बन चुकी है। हर घर में किसी ना किसी एक शख्स को शुगर का मसला जरूर होता है कि भाई हाई जा रही है जी, कोई ना कोई डायबिटिक होता है। तो डायबिटीज के हवाले से मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये मसला पैदा क्यों होता है, क्या होता क्या है असल में? हफ्सा, ये जो है जो टॉपिक आपने अभी स्टार्ट किया है डायबिटीज वाला, ये मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं शुगर के मरीजों से बहुत प्यार करता हूँ, क्योंकि उनकी मीठी लाइफ उनसे दूर हो चुकी होती है, और मेरी ये ख्वाहिश होती है कि मैं इनको ये मीठी जिंदगी दोबारा इनको वापस कर दूं। राइट, जिसको हम आजकल कहते हैं रिवर्सल ऑफ डायबिटीज, के शुगर को रिवर्स करना। शुगर बेसिकली एक डाइटरी डिजीज है, ड्रगेबल डिजीज नहीं है। ये आपके मुंह से होती है, और आप अपने मुंह को ठीक कर लें, इसके स्टाइल को ठीक करें तो ये रिवर्स हो सकती है, यानी आप इससे जान छुड़ा सकते हैं। अब हमारे यहाँ होता क्या है कि जैसे डायबिटीज को मैं पहले थोड़ा सा समझा दूं हमारे देखने वालों के लिए, कि शुगर की 2 टाइप्स हैं। आजकल तो 3 भी होगी, लेकिन 2 टाइप्स की हम बात करते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 वो शुगर है कि जो आपको 30-35 साल या 25 साल से पहले की उम्र में आपको शुगर होगी। उसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी में जो लबलबा है, पेंक्रियाज है, वो इंसुलिन बना ही नहीं पाता, हार्मोनल डिस्टर्बेंस होती है, और हार्मोनलेबल जो डिजीज है यानी आपके हार्मोन्स की वजह से होती है। तो इसको हम कहते हैं ये टाइप 1 की शुगर है। इसमें चूंकि इंसुलिन लबलबा पैदा ही नहीं कर रहा, पेंक्रियाज जिसको हम कहते हैं, वो आपकी इंसुलिन बना ही नहीं रहा। इंसुलिन बेसिकली क्या है, वो एक हार्मोन है आपकी बॉडी के अंदर, सुपर हार्मोन है, जो सारी बॉडी के हार्मोन्स को कंट्रोल करता है। जो भी आप खाते हैं वो कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में, और हार्मोन्स जो आपका इंसुलिन है वो निकाल के आपके ब्लड के अंदर से शुगर को निकाल के आपके मसल में ट्रांसपोर्ट का सिस्टम करता है। जब वो बन ही नहीं रहा होता तो उसको हम कहते हैं टाइप 1 की शुगर है। उसमें हमें क्या होता है कि हमें बाहर से इंसुलिन इंजेक्ट करनी पड़ती है, उस पेशेंट को देनी पड़ती है। एक तो ये टाइप है। टाइप 2 डायबिटीज क्या है? टाइप 2 डायबिटीज वो है कि आप 30-35 साल की उम्र से गुजर गए हैं, अब आप जनाब मोटे हैं, या आप मोटे नहीं भी हैं, नॉर्मल भी हैं, लेकिन आपको शुगर हो गई। उसमें क्या है, जैसे हमारे अभी क्लिनिकल ट्रायल में हम जब पेशेंट आता है तो हम उसके वाइटल साइन जब लेते हैं, हम उसका बीपी चेक करते हैं, उसका पल्स रेट देखते हैं, टेम्परेचर लेते हैं, उसका फिजिकल मुआयना करते हैं, साथ ही शुगर चेक करते हैं। जैसे उसको कहते हैं शुगर चेक है, वो कहता नहीं जी नहीं, अल्लाह माफ करे, मैनू तो नहीं है, मैं तो बिल्कुल ठीक है जनाब, तुसी मैनू एवं डरा रहे हो, तुसी मेरी शुगर कट देनी। हम उनको कहते हैं देखें, मैं भी आपके सामने बैठा, मैं अपनी भी चेक करवाता हूँ, आपकी भी चेक करवाता हूँ, जिसको होगी निकल आएगी, जिसको नहीं होगी नहीं निकलेगी। तो पेशेंट को काउंसल करना पड़ता है। अब यहाँ पे अगर मैं आपके इस चैनल के थ्रू अगर डेटा लोगों के साथ शेयर करूँ, तो इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तकरीबन कोई 4 करोड़ लोग जो हैं वो इस वक्त डायबिटिक यानी वो शुगर के मरीज हैं जो रजिस्टर्ड हैं। अगर हम इनकी स्क्रीनिंग करें, यानी पकड़ के जबरदस्ती इनकी शुगर चेक करना शुरू, 4 करोड़ और निकल आएंगे। यानी 4 करोड़ वो हैं जो साइलेंट है, जो चेक ही नहीं करवाना चाह रहे। 4 करोड़ वो हैं जिनको शुगर हो चुकी है, वो इसमें सफर कर रहे हैं। अब 4 करोड़ में से अगर हम बात करें तो सेंसिटिव पेशेंट जो अपनी शुगर को लेके बड़े सेंसिटिव हैं और बड़ा मैनेजेबल तरीके से चलते हैं, उनकी आप तादाद निकाल लें तो मेरा ख्याल है कि बड़ी मुश्किल से 50 लाख होगी। बाकी जो 3-3.5 करोड़ है वो कभी गोली खा लेता है, कभी नहीं खाता। शादी का फंक्शन आएगा, वो कहता मैं इंसुलिन थोड़ी ज्यादा लगाऊंगा और मैं बोटियां छोटियां खाऊंगा। बिल्कुल। इसी तरह किसी की बर्थडे आ जाएगी, वो कहेगा कि मैं जी 2 गोलियां वध खा लांगा, लेकिन मैं केक जरूर खाना है चूंकि मेरे बेटे का केक है, मेरी वाइफ का केक है, मेरे रिलेशन वाले का केक है, तो मैं लाजमी खाना। शुगर वालों के लिए एक गोल्डन मैसेज है, टाइप 2 डायबिटीज
वो बंदे जिनको टाइप 2 डायबिटीज है, यानी उनको 30-35 साल की उम्र में बाद में शुगर हुई, या अचानक से उनको इस उम्र के बाद पता चला, या उनका वेट ज्यादा है या नॉर्मल भी है, अगर उसका डॉक्टर उसको ये डिसाइड कर देता है कि आपको टाइप 2 डायबिटीज है, यानी शुगर की दूसरी किस्म है, पहली को तो हम रिवर्स नहीं कर सकते, वो हार्मोनल डिजीज है, उसमें आपने इंसुलिन पूरी जिंदगी लगानी। ओके। टाइप 1 में। ओके। टाइप 2 ये मैनेजेबल डिजीज है, ये डाइटरी डिजीज है, ये ड्रगेबल डिजीज नहीं है, ये खुराक से है। उनके लिए गोल्डन मैसेज ये है कि अगर आप ये चाहें कि मैं बगैर दवाइयों के अपनी शुगर छुड़वाना चाहती हूँ या चाहता हूँ, आप इस चैनल के थ्रू कमेंट बॉक्स में आ जाएं, आप हमसे बात करें, आप हमें विजिट करें, आप काउंसिल करके अपनी गाइडलाइन लें और इस प्रोग्राम को प्रॉपर देखें, जिसमें मैं ये सारी चीजें बताऊंगा कि आपको ये पता चले कि आप शुगर को किस तरह छुड़वा सकते हैं और किस तरह जान छुड़ाई जा सकती है। टाइप 2 डायबिटीज में होता क्या है, स्टार्ट में आपको ना इसका एक पैरामीटर बताता हूँ, जो कि मैंने अपने क्लिनिक पे एक स्टिकर लगाया हुआ लोगों को समझाने के लिए, कि आपके हाथ में हल्की फुल्की जलन शुरू हो जाए। ओके। हाथों में जलन शुरू हो जाए, पाँव में हल्की फुल्की जलन, कीड़ियां शीड़ियां चलना शुरू हो जाए, तो ये पहला साइन आपकी बॉडी आपको दे रही है कि भाई आप कन्वर्ट हो रहे हैं डायबिटीज में, यानी संभल जाओ, अभी भी संभल जाओ। दूसरा साइन क्या होता है, फिर आपके हाथ पांव सोना शुरू हो जाते हैं। आप ऐसे बैठे हैं, तो आपने कहा यार ये सुन्न हो गया, ये सो रहा है, टांगे रखी हैं, सोना शुरू हो गया, मसल क्रैम्प्स शुरू हो गए, कड़ल्ले पड़ना शुरू हो गई, ये दूसरा साइन आपकी बॉडी आपको देती है। तीसरे साइन पे क्या होता है कि आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं स्वेलिंग शुरू हो जाती है। आप कहते हैं थोड़ी सी स्वेलिंग हुई, आपने उसको इग्नोर किया, आपने कहा छोड़ें ये हल्की फुल्की, या सेक सूख दिया, या घर में दूध में हल्दी डाल के पी, और आपने कहा जी साहब ठीक है, हो गया। चौथा साइन आपकी बॉडी ने दिया आपको, यूरिक एसिड की कंप्लेन होना शुरू हो गई। आपके पाँव वाले जो अंगूठा है, थंब के अंदर, आपने वहां पे जोड़ों के अंदर दर्दें छोटी मोटी निकलना शुरू हो गई। चौथा साइन आ गया, आपने इग्नोर कर दिया। फिर आपकी बॉडी का वेट बढ़ना शुरू हो गया, आपके हिप्स, थाई, या आपके जो है ना वो शोल्डर या अंडर आर्म, ये बढ़ना शुरू हो गए। पांचवा साइन आपकी बॉडी ने दे दिया कि भाई सोच, होश होश कर, तुझे पता चले कि तुझे कुछ हो रहा है। अब उसके बाद आपकी बॉडी ने एक और साइन देना आपको शुरू किया कि आपका सेंट्रल ओबेसिटी, आपका पेट जो है ना वो निकलना शुरू हो गया। जब आपके पेट का साइज बढ़ना शुरू हो जाए, वो किसी भी उम्र में हो, अलार्मिंग सिचुएशन है, खतरनाक साइन है। उसकी वजह यह क्या है कि आपके 35 किस्म के जो हार्मोन्स हैं वो आपके पेट से जनरेट होते हैं। फिर उन्होंने खुद कश जैकेटें पहनी होती हैं, फिर वो धमाके करते हैं। वो दिल पे धमाका करें, पेंक्रियाज पे करें, तिली पे करें, मैदे पे करें, किडनी पे करें, इंटेस्टाइन पे करें, या आपके फेफड़ों पे करें, या आपके दिल के ऊपर या गुर्दों के ऊपर, ये वो सारा सिस्टम आपके पेट के अंदर से चल रहा होता है। तो पेट का बढ़ना, जिसको हम सेंट्रल ओबेसिटी कहते हैं, इसका बढ़ना ये अलार्मिंग सिचुएशन है। ये छठा पॉइंट है। जब आप, अगर मैं इसको वैसे तरीके से कहूँ तो ये फर्स्ट पॉइंट है, पेट निकले तो फौरी तौर पे अपने आप को एक्टिव कर लें कि मैं शुगर में कन्वर्ट हो जाऊंगा। अगर नहीं भी होऊंगा तो मल्टीपल डिजीज में चला जाऊंगा। ठीक है। सातवां साइन जो कि आम हमें नजर आता है, आप किसी रिक्शे वाले के पास खड़े हो जाएं, आप किसी रेडी वाले के पास चली जाएं, आप अपना माइक निकालें और पूरा दाएं बाएं लाहौर घूमें मार्केट में, आपको लोगों की गर्दन ब्लैक, यहाँ से ब्लैक, फिर उसके ऊपर स्किन टाइट्स, जिसको मोके निकलना, बगले के नीचे वाले हिस्से में ब्लैकिश, अंडर आर्म ब्लैकिश, फिर जो उसकी बॉडी के ऊपर जो है ना वो आपको 2 रंग नजर आना शुरू हो जाएंगे। वो अपना ये जो हाथ है इसको ऐसे करें तो उनके ये वाले पूरे ब्लैक, ठीक है, बाकी बॉडी और कैटेगरी की। इसी तरह जो है वो उनकी ऐसे गर्दन रखे तो डबल चिन। ये वो सारे मसाइल हैं जो आपको ये बता रहे हैं कि भाई होश कर वरना मदहोश हो जाओगे। किस में? शुगर की बीमारी में। अब ये सारे वो साइन मैंने आपको बता दिए। अब आपने किसी की ब्लड शुगर चेक करवाई, वो क्लिनिक पे गया, आपने उसको ग्लूकोमीटर के जरिए उसकी शुगर चेक की। अब उससे हमने पूछा कि आपने खाना कब खाया? होगा तो अभी खा के आया। हमने चेक किया 200-300 से ऊपर। उसने कहा नहीं मैं तो अभी खा के आया हूँ, अभी मैंने एक मिल्क शेक का जूस पिया है, तब होगी। हम कहते 2 घंटे बाद आ जाओ। 2 से 3 घंटे बाद वो आता है, हम दोबारा चेक करते हैं, शुगर फिर 200 के करीब करीब आती। अब हम उसको ये नहीं कहते कि तुम्हें शुगर होगी, हम उसे कहते हैं कि तुम्हें ये अलामत आ गई है। अब हम आपका एक टेस्ट करते हैं जिसको हम कहते हैं HbA1c। जी। वो टेस्ट हम आपका करवाते हैं कि पिछले 3 महीने में आपकी बॉडी के अंदर जो इंसुलिन का लेवल था वो किस तरह निकला और उसने किस तरह ब्लड के अंदर से ग्लूकोज को निकाल के आपके बॉडी सेल को ट्रांसफर किया, क्या उसकी क्या मुकदार है। जब हम टेस्ट करवाते हैं तो अगर आपका वो टेस्ट 6.0 से नीचे आता है तो हम मरीज को कहते हैं कि अभी भी आप अपनी जिंदगी के अंदर से गंदम, चावल, चीनी
इसका 50% कम कर दें। जहां पे आप 4 रोटियां खाते हैं 2 पे आ जाएं, 4 प्लेटें बिरयानी खाते हैं तो आप 1 या 1.5 से गुजारा करें, 10 कप चाय पीते हैं 1-1.5 कप पे आ जाएं, तो आप अपने आप को रिवर्स करें, वरना आपको आने वाले दिनों में शुगर हो जाएगी। अब कुछ मरीज ऐसे आते हैं कि उनका 6 पॉइंट से ऊपर निकल जाता है, उसको हम कहते हैं प्री डायबिटिक। शुगर का एक दायरा है, अब ये मरीज दायरे के बिल्कुल ऊपर खड़ा है। अगर इसने हमारी बातों को, हमारे इस प्रोग्राम को फॉलो ना किया तो इसका अगला कदम जो दायरे के अंदर है, यानी ये शुगर हो जाएगी। जब आपको शुगर हो गई तो उसके साथ 8 बीमारियां और होंगी। शुगर हो गई, उसने आपके नर्व सिस्टम को डैमेज करना है, उसने आपके माइंड को और आपके ऑप्टिकल नर्व्स को, और जिसको हम रेटिनोपैथी कहते हैं, आपकी आंखों के पट्टों को डैमेज करना है, उसने आपके गुर्दों को इफेक्ट करना है, उसने आपके दिल को इफेक्ट करना है, उसने आपके मैदे को डिस्टर्ब करना है, उसने आपकी गट हेल्थ, जिसको हम इंटेस्टाइन कहते हैं, पेट का, ये इसको खराब करना है, उसने आपके डायबिटिक न्यूरोपैथी करनी है, उसने आपके हाथ पांव को डिस्टर्ब करना है, उससे आपके बाल गिरना शुरू होने, आपकी रंगत चेंज होनी है, आपके जॉइंट में पेन होना और आपको हार्ट अटैक होना है। ये वो बीमारियां हैं जो शुगर अपने साथ उनको दावत दे के लेके आती है, और जिसको पाकिस्तानी सीरियस नहीं लेते। जी, सीरियस ना लेना। फिर उसमें क्या होता है, आपका पाँव काट दिया जिसको हम एम्पुटेशन कहते हैं, आपके पाँव के नीचे जख्म हो गया जिसको हम गैंग्रीन कहते हैं, वो ब्लैक हो गया, फिर आप रंग बिरंगे बंदों के पास चले गए, उससे पट्टी करवाई, उससे करवाई, एंड पे पाँव काटा, पाँव से आगे आपकी लेग काटी, हाथ काटा, और आपके जिस्म के अज़ा जो है वो हमें इम्पोर्टेट करने पड़ गए, यानी उसकी इम्पोर्टेशन होगी, वो काटने पड़ गए। और मेल के अंदर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है शुगर से, वो आती है उसको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी अगर हम उसकी बात करें, या ईडी इरेक्टाइल डिसफंक्शन। जब आप ये अंदाजा लगाएं कि एक मर्द जो दुनिया में आया, उसका मेल और फीमेल का रिलेशन है, जो अल्लाह ने एक सिस्टम बनाया, अगर वो उसकी वो इरेक्शन ही खत्म हो जाए, उसका वो सिस्टम ही डेवलप ना हो, तो उसके जिंदा रहने का कोई फायदा नहीं, वो दुनिया में बेकार है। इसी तरह फीमेल के अंदर अगर यही शुगर की अलामतें हैं, तो फीमेल के अंदर क्या होगा कि बांझपन आ जाएगा, पीसीओएस हो जाएंगे, पीसीओडी हो जाएगा, हाथ पांव जलेंगे, जोड़ों में दर्द निकलेंगी, बाल गिरना शुरू हो जाएंगे, नेल टूटना शुरू हो जाएंगे, और वो ये कहेगी मेरी जिंदगी बेमजा हो गई, मुझे औलाद नहीं हो रही, मेरे 100 मसाइल हैं। तो ये दोनों के लिए खतरनाक है। तो इसको रिवर्स किया जा सकता है। ये मैंने आपको बाकी तरीके बताए, अब मैं ये बता रहा हूँ कि रिवर्स कैसे किया जा सकता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कोई बंदा जिसका सेंट्रल ओबेसिटी, पेट का साइज निकला है, उसके जिस्म का कोई भी हिस्सा, कोई भी पार्ट्स वो जरूरत से ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाए, तो वो बगैर इसके डरे कि जी मैनू शुगर हो जाएगी, मैं तो मर जावांगा, मेरे पल्ले कुछ नहीं रहेगा, या मैं तो हुण मर गई है, मैनू शुगर निकल आई है, या मेरे जोड़ काम नहीं कर दे, इन चीजों से बाहर आए, वो रियलिटी को एक्सेप्ट करे। मेरी बॉडी का कोई पार्ट बढ़ा है तो क्यों बढ़ा है, मेरा वजन अगर बढ़ रहा है या कम हो रहा है तो क्यों हो रहा है। फौरी तौर पे आप जाएं, ग्लूकोमीटर से चेक की हुई शुगर पे रिलाई ना करें। मसलन आपने किसी फार्मेसी से शुगर चेक कराई, आप कहें हो मुझे 200-300 हो गई, अगले दिन डिप्रेशन से आपकी डेथ होगी। आपने किसी से कंसल्ट ही नहीं किया कि भाई मुझे शुगर है या नहीं है। जस्ट किसी अनट्रेंड बंदे ने या किसी नर्स ने, पैरामेडिकल ने हल्की सी चेक की, उसने कहा मैडम या सर आपको तो 300 से ऊपर शुगर है। सर ने सोचा अब मैंने नहीं बचना, मुझे चक्कर आने लग गया, जमीन घूमी, अब मैं गया। ऐसा ना करें खुदारा। अगर आपको शुगर 400 आ जाए, 500 आ जाए, 300 आ जाए, 200 आ जाए, 250 आ जाए, 150 प्लस आ जाए, डोंट वरी, बिल्कुल परेशान ना हो। आप उस शुगर को काउंट करें अपने एक पेपर के ऊपर, फिर अपने आप को रिव्यू करें कि मैंने आज सारा दिन में क्या खाया, मेरी लाइफ पिछले 2-4 हफ्तों से कैसे गुजर रही है, मैं मिठाइयाँ कितनी खा रही हूँ या खा रहा हूँ, मैं फ्रूट्स जो है ना कितने खा रही हूँ या खा रहा हूँ, मैंने रोटियाँ, नान, खमीरी, तली हुई चीज़ें, पराठे, इसी तरह जो है बेकरी आइटम्स, या मैं जितनी भी फास्ट फूड है या कोल्ड ड्रिंक है किसी भी कलर की, किसी भी विदाउट नेम, आप वो कितने पी रहे हैं अपनी लाइफ के। मिल्क शेक के कितने जग पीते हैं, जूस जो है वो आप उसको ताकतवर समझ के कितने पीते हैं, इसको रिव्यू करें। रिव्यू करके एक हफ्ता इसका 50% कट कर लें। 4 गिलास मिल्क शेक पीते हैं 2 पे आ जाएं, ठीक है, 2 पीते हैं 1 पे आ जाएं, 1 पीते हैं तो शुगर के बगैर आ जाएं, उसमें बिल्कुल चीनी ना डालें, दूध लें, कोई भी फ्रूट आप मिक्स करके ग्राइंड करके भी ले लें। किसी भी फ्रूट का जूस किसी भी उम्र में कभी फायदेमंद नहीं होता। फ्रूट अल्लाह ने हमेशा खाने के लिए बनाए हैं, ना के पीने के लिए। जब आप पीते हैं तो क्या करते हैं, आप उसका फाइबर निकाल देते हैं, आप उसकी शुगर को अंदर अपनी बॉडी में डालते हैं, जो कि आपके लिवर के ऊपर यानी जिगर के ऊपर जाके वो एक तह बना देती है, जिसको हम फैटी लिवर कहते हैं। फिर लोग हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं जी हफ्सा मेरा तो जिगर खून नहीं बनाता, मैनू तो किसी ने क्या, तू खत्म हो जाना,
ना तू मुल्क तो बाहर जा सकती है ना जा सकते हैं, क्योंकि तेरा जड़ा ना वो जिगर खून ही नहीं बना रहे। वजह क्या होती है कि उसके ऊपर फैट, यार आपके बॉडी ऑर्गन के ऊपर फैट ने कवर दे दिया। जैसे आप मालम जब्बा डिफरेंट जगह पे जाएं, आप पहाड़ों के ऊपर देखती हैं, जैसे ही वहां बर्फबारी होती है तो उसके ऊपर एक सफेद चादर आ जाती है। yes. कुछ नजर नहीं आता, ट्रेवलिंग रुक जाती है, हर चीज जाम हो जाती। जैसे ही सूरज की रोशनियां पड़ती हैं वो पिघलता है, सारा सिस्टम नॉर्मल होता है, आपको हर चीज नजर भी आती है, आप ट्रेवल भी कर सकते हैं। इसी तरह आपकी बॉडी पार्ट्स के ऊपर जब फैट का पहाड़ बन जाए, उसको तोड़ने का तरीका क्या होता है कि आपने अपनी बॉडी में हीट अप करना है। हीट अप कैसे करना है? आपने फिजिकल एक्टिविटी में जाना है, आप साइकिलिंग करें, आप रेसलिंग करें, आप जो है वो आउटडोर जिम करें, इंडोर जिम करें, फिजिकल एक्टिविटी करें, वॉक करें, जंपिंग करें, कुछ भी करें। मैं तो अक्सर फीमेल्स को कहता हूँ, वो कहती है हमारे पास टाइम ही नहीं है। मैं कहता हूँ पौना घंटा डांस करें। एक तो एंजॉय भी करेंगी, मेंटली भी आप रिलैक्स होंगी, फिजिकली भी रिलैक्स होंगी। मर्दों को मैं कहता हूँ कि भाई आप स्टेयर्स वाला अगर आपका घर है तो आप कम से कम 10 से 20 चक्कर जोगर पहन के, ये बात हमेशा याद रखें कि कोई भी वॉक, कोई भी एक्सरसाइज आपने कभी भी जोगर या आपके जो शूज होते हैं उसको पहने बगैर, उसको कवर किए बगैर नहीं करनी। उसकी वजह क्या होती है? एक तो ऑलरेडी आप ओवरवेट होते हैं, कोई आपके दूसरे नॉर्मल जो स्लीपर्स होते हैं या आपने शूज पहने होते हैं उसमें आपका पाँव स्लिप होगा तो कोई आपको ज्वाइंट का इशू बन जाएगा, मसल आपका फट जाएगा, किसी जगह पे मसल टेंडनेस निकल आएगी, डैमेज हो सकता है। जब आपने प्रॉपर तरीके पे कवर किया होगा, सॉक्स पहनी होंगी, प्रॉपर एक स्पोर्ट्समैन की तरह आप तैयार होके जाएंगे, तो ये वाले जो आपके चांस है ये नहीं होंगे। ठीक है। आप अपनी जिंदगी के अंदर गंदम, चावल, चीनी, ये 3 चीजें जिसको हम जीपीएस कहते हैं, नो ग्रेन्स, नो पोटैटो, नो शुगर, राइट। जीपीएस, नो ग्रेन, नो पोटैटो और नो स्वीट्स। ये चीजें आप अपनी बॉडी से, यानी गंदम, चावल, चीनी से बनी हुई चीजें, इसको आप अपनी जिंदगी से निकाल दें। वो लोग जिनकी सेंट्रल ओबेसिटी है, जरूरत से ज्यादा मोटापा है, या उनको टाइप 2 डायबिटीज यानी शुगर है, या पीसीओएस है या पीसीओडी है, ये वाले लोग जीपीएस को बना लें, नो ग्रेन्स, फिर उसका जो है ना वो नो शुगर, नो पोटैटो। इस पे जब वो चले जाएंगे, बाकी वो अब अगला सवाल वो करते हैं कि जी सर जी फिर खाना की, बिल्कुल ठीक है। हम उन्हें ये कहते हैं कि देखें, आप खमीरी छोड़ें, नान छोड़ें, रोटी छोड़ें, आप पराठे छोड़ दें, इसी तरह आप बेकरी, ब्राउन ब्रेड, ये सारा फ्रॉड है। ब्राउन ब्रेड है, व्हाइट ब्रेड है, फरानी ब्रेड है, मिल्की ब्रेड है, इसको छोड़ दें। आपने अब खाना क्या? बॉयल एग खाएं, आप चिकन लें, मटन लें, बीफ लें, फिश लें, फ्रूट्स खाएं, ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करें। अल्लाह ने इन 3 चीजों के अलावा कायनात में हर चीज आपके लिए पैदा की है। बिल्कुल। आपने 3 को अपना लिया, बाकी सारी नेमतों को छोड़ दिया। इन्हीं चीजों से भागते हैं लोग। लेकिन जब आप खाना शुरू कर देते हैं तो आपको मजा आता है। जब आपको मजा आता है तो आपकी जिंदगी आसान हो जाती है, और फिर जो है वो आपकी लाइफ के अंदर एक इस तरह का इमोशनल चेंज आता है। जब आप शुगर से रिवर्स होते हैं तो आप कहते हैं मैं जवान हो गया हूँ, क्योंकि आपकी बनाई ठीक हो जाती है, आपका माइंड प्रॉपर काम करता है, बॉडी एक्टिवेट हो जाती है। इसी तरह कोई फीमेल जो है वो जब अपने पीसीओएस या पीसीओडी को रिकवर कर लेती है, 5 से खत्म होती है, वो कहती है मेरी तो जिंदगी बड़ी इजी होगी। अब लोगों का एक कॉन्सेप्ट ये है, वो ये समझते हैं कि रोटी नहीं खाऊंगी ताकत नहीं आएगी। बिल्कुल। अब ताकत कैलोरीज का एक सिस्टम है। आप तो चूंकि यहाँ पे बड़े शोज करती रहती हैं, हमारी जितनी भी न्यूट्रिशनिस्ट हैं वो लोगों को ये बताती है इतनी कैलोरीज इस टाइम में लें, इतनी कैलोरीज इस टाइम में लें, ये करें वो करें। मैं उनको हमेशा ये कहता हूँ कि कैलोरीज जो है ना वो कोई फोकस नहीं है, क्वालिटी ऑफ कैलोरीज, कि आपने जो कैलोरीज लेनी वो किस सोर्स से लेनी। बिल्कुल। अगर आप क्वालिटी ऑफ कैलोरीज करें, मसलन 1 कैलोरी आप 4 रोटियां खा के ले रही, 1 कैलोरी अगर रेड मीट की एक पूरी प्लेट खाएं तो ये गुड कैलोरी है, वो बैड कैलोरी है। तो आप गुड कैलोरीज लें। अगर कुछ लोग ये कहते हैं मैं रोटी के बगैर मेरा गुजारा नहीं हो सकता, तो 6 इंच की छोटी चपाती बनाएं, विदाउट जो है उसमें चोकर ना निकला हो, अनछने आटे का वो आप रोटी लें, तो सालन का ज्यादा इस्तेमाल कर लें, तो आपकी शुगर रिवर्स हो सकती है, रिकवर हो सकती है। शुगर कोई मसला नहीं है। राइट। डॉक्टर तनवीर, थैंक यू सो मच। आपने जिस तरह से हमारी ऑडियंस को गाइड किया है, मुझे तो उम्मीद है कि जिस तरह उन्होंने आपकी बातें सुनी और जितने आसान तरीके से आपने उनको सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं, लोगों को ज़रूर फ़ायदा होगा। और ऑडियंस, अगर आपके कोई भी सवालात हैं, डॉक्टर तनवीर से आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, स्क्रीन पे इनका अपॉइंटमेंट नंबर डिस्प्ले है, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं, इनसे बात कर सकते हैं, अपने मसले इनसे डिस्कस कर सकते हैं। अभी के लिए दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।